आज के सेशन में हम लोग कक्षा 10वीं की बहुविकल्पीय की सीरीज लेकर आए हैं। ये सीरीज इतनी महत्वपूर्ण है, ये हो सकता है कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूरे प्रश्न फंसें या फिर 90% प्रश्न फंसने की पूरी संभावना है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है और इस सीरीज में हम लोग संपूर्ण केमिस्ट्री, संपूर्ण फिजिक्स और संपूर्ण बायो को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आप एक एक प्रश्नों को हम प्रयास करेंगे कारण से तो उत्तर दें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उनको पूछ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा आज का, पहला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं: सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु और सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। 4 प्रकार के विकल्प हैं। यदि आप इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझना चाहते हैं तो आप नज़र डालिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में। देखिए, जहाँ पर कुछ तत्व दिए गए हैं और वह तत्व क्रम बाई क्रम एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता रखते हैं और उसी क्रम से जो भी सेट दिया गया होगा तो वो सेट आपका कहीं ना कहीं प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देगा। तो हम उसको आपको दिखाते हैं चित्र, उस चित्र के साथ समझिएगा। इसमें लेकिन आपका जो सही आंसर होगा पहले का, आप गैस करिए। इसका पहला आंसर है आपका सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। यहाँ पर इस समीकरण में यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी लागू होगी। तो विकल्प नंबर आपका चौथा सही हो जाता है इसमें। अगला देखते हैं, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ये देखिए 19 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, आगे भी पूरी संभावना है इसके आने की। तो ये इसका पहला सूत्र दिया गया है PbNO3, दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा है PbNO2 का होल ट्वाइस और चौथा है PbO। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम चारों विकल्प आपको बताएं, लेकिन हो सकता कुछ विकल्प गलत हो तो हम उनको छोड़ भी देंगे। जैसे लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है आपका, जो सही आंसर है वो आपका है बी नंबर, PbNO3 का होल ट्वाइस। लेकिन अगर हम बात करें PbNO2 का होल ट्वाइस की तो इसको हम लोग लेड नाइट्राइट कहते हैं, लेड नाइट्राइट। और इसी प्रकार अगर हम PbO की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। एक इक्वेशन दी गई है, एक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण के अंतर्गत मैं आपको बताना है यहाँ किस प्रकार की अभिक्रिया संभव है। एक है वियोजन, एक है संयोजन, एक है विस्थापन और एक है द्विविस्थापन। 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। वियोजन किसे कहते हैं, संयोजन किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, द्विविस्थापन किसे कहते हैं, ये चारों अभिक्रियाओं को पहले समझना है। तो वियोजन में क्या होता है, जब कोई पदार्थ एक से अधिक भागों में टूटे तो वहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होती है। और जब एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाए तो संयोजन अभिक्रिया होती है। विस्थापन में किसी एक यौगिक का एक तत्व निकलकर किसी दूसरे के साथ संबंध बनाता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन में दोनों यौगिकों के जो आपके तत्व होंगे वो आपस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि Fe2O3 और 2Al में Fe यहाँ पर विस्थापित हो जाता है और Al वहाँ पर जगह ले लेता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी यहाँ पर आपकी। तो विकल्प नंबर आपका सी सही है। अगला है BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। तो आप देख रहे होंगे कि Ba इसका जो पहला यौगिक है और इसके दूसरे यौगिक के साथ संबंध बनाया और बना लिए BaSO4 और इसके Na ने इसके साथ संबंध बनाया और बना लिया NaCl। तो कहीं ना कहीं दोनों यौगिक जो हैं इनके अणु आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पे हम इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि योगात्मक में क्या होता है, दोनों यौगिक मिलकर कोई एक नए यौगिक बना देंगे, योगात्मक होती है। विस्थापन में किसी एक का एक तत्व विस्थापित होकर किसी दूसरे की जगह ले लेता है। और द्विविस्थापन में क्या होता है कि दोनों यौगिकों के जो
तत्व होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अगला है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है। आपके सामने चार सूत्र लिखे हैं। CaPO3 का होल ट्वाइस, CaPO4 का होल ट्वाइस, CaPO4 और Ca3PO4 का होल ट्वाइस और CaP2O4। यहाँ पर आपका सही सूत्र क्या होगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पर सी आपका सही हो जाता है। अगला है आपका एक रासायनिक समीकरण दिया गया है BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl। ये हो गया है, नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो BaCl2 इसी प्रकार का हुआ है, ये देखिए हुआ है, लेकिन यहाँ पर N2SO4 था और यहाँ पर BaSO4 है, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि दोनों के यौगिक एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया कौन सी होनी चाहिए। देखिए हम बता चुके हैं द्विविस्थापन, लेकिन यहाँ पर योगात्मक है, निराकरण है, अवक्षेपण है और लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब द्विविस्थापन दिया नहीं गया है, इसलिए इसका उत्तर यही आपका हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 7वां देखिएगा, निम्न अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। आयनों के विनिमय से, जब एक के आयन दूसरे से मिले और दूसरे के आयन पहले से मिले, इस प्रकार यदि कोई नए यौगिक का निर्माण होता है तो वहाँ पर हो जाता है आपका योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक नहीं होगा, सॉरी, वैसे तो द्विविस्थापन होना चाहिए, लेकिन द्विविस्थापन है नहीं है, इसलिए हम प्रतिस्थापन कहेंगे, क्योंकि आयनों को विनिमय से कह रहा है और योगात्मक में आयन जुड़ जाते हैं आपस में, दोनों तत्व जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसमें योगात्मक हो जाता है। वियोजन में दोनों अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें 7वें में। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना किस चीज़ का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का है कि विस्थापन अभिक्रिया का है या द्विविस्थापन का है या फिर वियोजन का है। तो देखिए कार्बन को वायु में जलाते हैं तो कार्बन का फार्मूला C हो गया, और वायु में जलाएंगे तो वायु से मिल गई ऑक्सीजन, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों मिले तो मिलने में जो अभिक्रिया होगी वो आपकी सिर्फ संयोजन अभिक्रिया होती है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा A सही हो जाएगा। B, C और D ये अलग है, ये सही नहीं है। अगला है आपका Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। संयोजन हो सकती है, विस्थापन हो सकती है, वियोजन हो सकती है, द्विविस्थापन हो सकती है। देखिए संयोजन तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर दो मिलके एक बनाते तो संयोजन होती, ठीक है। और वियोजन भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वियोजन में कोई एक टूटता है तो एक से अधिक यौगिक तैयार होते हैं, तो ये दो नहीं हो सकती हैं। अब विस्थापन और द्विविस्थापन में कोई एक होगी, तो यदि सिर्फ एक साइड का विनिमय हो रहा है, मतलब कोई भी एक यौगिक अपने आयनों का विनिमय कर रहा है, लेकिन दूसरे के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने यौगिक दे सके, तो इस कंडीशन में विस्थापन यदि दोनों करें तो द्विविस्थापन। तो यहाँ पर Zn विस्थापित हुआ और बन गया ZnSO4, और यहाँ पर H2 आपका अलग हो जाता है, मतलब अभिक्रिया सिर्फ वन साइड चल रही है, यहाँ से यहाँ की ओर, क्योंकि Zn ने H2 को विस्थापित किया और जगह ले ली, बना दी ZnSO4, और H2 यहाँ से अलग हो जाता है, तो इसलिए ये अभिक्रिया हो जाएगी द्विविस्थापन नहीं, सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि सिर्फ वन साइड अभिक्रिया चल रही है। अगर दोनों साइड होती तो द्विविस्थापन होती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन में देखिए, दहन की एक पहचान है, जब भी दहन अभिक्रिया बोलेगा तब कहीं ना कहीं ऊष्मा का नाम जरूर दे देगा। तो यहाँ पर देखो पहले में कहीं ऊष्मा नहीं दिख रही है, दूसरे में नहीं दिख रही है, तीसरे में दिख रही है और चौथे में नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब तीसरा विकल्प ही हमारा सही है। दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मतलब जल H2 प्राप्त होता है, इसलिए ये अभिक्रिया भी हमारी कैसी हो जाएगी, दहन अभिक्रिया। अगला आपका यहाँ से एक अध्याय जो था आपके केमिस्ट्री का, ये महत्वपूर्ण अध्याय था, ये आपका समाप्त होता है। यहाँ से अब हम लोग दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। कहते हैं यहाँ पर 2022 में आए हुए प्रश्न है, ये कहता है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है, मतलब किसको अगर हम ठंडे तनु अम्ल से मिला दें तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। सिलिका को मिला दें, कॉपर को,
जिंक को, कार्बन को, इन 4 में किसको मिलाएं? तो हम जिंक को मिलाएंगे, तब जाके हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो विकल्प नंबर इसमें सी सही है। अगला, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण, तो ये NaCl तो सिर्फ लवण है, Na2SO4 ये भी सिर्फ लवण है, KCN ये भी सिर्फ लवण है। जिसमें H जुड़ा होगा वह अम्लीय होगा, तो इसमें H जुड़ा हुआ है NaHSO4, तो आपका यही विकल्प सही हो जाता है। अगला, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो हमने शायद आपको अध्याय जब पढ़ाया था तब बताया था कि एक हम इसको पीएच प्लस माने तो हम 7 को मध्य में रखते हैं, तो 7 से नीचे जितने होंगे वो अम्लीय होंगे, 7 से ऊपर जितने होंगे वो क्षारीय होंगे, और 7 वाला विद्युत उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर कहता है क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक होगा, तो शून्य आपका गलत आंसर हो गया। 7 से कम आपका अम्लीय होता है, 7 आपका उदासीन होता है, तो 7 से अधिक, इसका मतलब विकल्प नंबर आपका डी सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? कौन सा तत्व अम्ल के साथ संयोग करता है? चौथा नंबर है आपका, तो इसमें जस्ता है आपका। क्लोरीन, तांबा, जस्ता और सल्फर में जस्ता एक ऐसा तत्व है जो अम्लों के साथ क्रिया करने के बाद में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? मतलब 4 धातु हैं, Fe है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है। इन 4 में से कौन सी धातु ऐसी है जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है? तो ध्यान देना, जिसका स्थान हाइड्रोजन से नीचे होगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, जिसका स्थान हाइड्रोजन से नीचे होगा वह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी, और जिसका ऊपर होगा वह विस्थापित कर सकती है। तो अब देख लेते हैं कौन सी इसके नीचे है। तो Zn, Fe, Mg और Cu, इन 5 में से जो Cu है आपका, यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आप इसके लिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन के लिए सत्य है? उदासीन के लिए क्या है कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। असत्य पूछ रहा है, असत्य होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, पहले नंबर। अगला है, हाइड्रोक्सिल आयन OH के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। तीसरा है, pH का मान 0 होता है और pH का मान 7 होता है। तो देखिए pH का मान 7 भी होता है और H+ या OH के सांद्रण 10⁻⁷ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी pH का मान 0 नहीं होता है, इसलिए यह कथन आपका कैसा है? असत्य है। अगला है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका pH मान कितना होगा? एक विलयन जो लाल कर देगा उसकी प्रकृति को पहले आपको समझना है। प्रकृति कैसी होगी? लाल कर रहा है तो प्रकृति होगी आपकी अम्लीय, और अम्लीय कंडीशन में क्या हो जाता है? 7 से कम। प्रश्न नंबर 8 देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा के लिए NaSCO3 है, या Na2CO3 का Na2CO3 इंटू 10H2 है, या CaOCl2 है, या NaOH है। इन 4 में से कौन सा धावन सोडा का सूत्र है आपका? तो आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धावन सोडा का आपका सही सूत्र है। अगला है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? क्षारक का मतलब आपने कभी देखा होगा कि जब भी चोट लगने पर लोग हल्दी और चूना का लेप लगाते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि यह रंग पीला होता है कि नारंगी होता है, कि रंग नहीं बदलता है, या फिर भूरा लाल होता है। तो देखिए पीली तो हल्दी होती है, ठीक है, तो क्षारक मिलाने के बाद में पीला नहीं रह जाता है, नारंगी भी नहीं रह जाता है, तो ये भूरा पीला रह जाता है, ठीक है, भूरा पीला रह जाता है, इसीलिए आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होगा? अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होगा? 5.2 होगा,
6.2 होगा, 7.2 होगा या फिर 8.2 होगा। तो पीए जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान है वो आपका 5.2 होता है। अगला है बेकिंग पाउडर को गर्म करने के लिए कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने से, तो बेकिंग पाउडर आपको पता है कहाँ का यूज होता है? जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी बेकिंग पाउडर की कुछ मात्रा होती है। जो बेकरी वाले होते हैं वो खाने वाला जो सोडा डालते हैं फुलाने के लिए पाव रोटी को, तो उसमें भी बेकिंग सोडा ही पड़ता है आपका। तो इन सब से जो निकलने वाली गैस होती है वो होती है CO2। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? प्रश्न नंबर 12 है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो इसमें H2SO4, तो H2 में संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला एक विलेन का पीएच मान 3 है। जब 3 होगा तो वो विलेन की प्रकृति कैसी होगी? जब 3 होगा तो उसकी प्रकृति तो पक्का है कि 7 से नीचे है। जब 7 से नीचे है तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से ऊपर होता तो क्षारीय होता। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या है। प्रश्न नंबर ये तो हो गया है आपका। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर उभयधर्मी होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन आपका अम्लीय होता है, इसलिए विकल्प नंबर इसमें ए सही है। अगला है एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र। M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? यदि सूत्र MCO3 है तो क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2 होगा, MCl3 होगा, MCl होगा या M2Cl होगा? MCl2 होगा। M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2 होगा। अगला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना? ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 19, 20, 22, 23 में आपका 3 सेटों में लगातार आया है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका 16वां नंबर। कहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 ही होता है, इसलिए विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला है कहता है एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? एक विलेन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान कितना होगा? तो यदि लाल लिटमस नीला हो जाए तो समझ लीजिए कि विलेन क्षारीय है, और क्षारीय है तो क्षारीय की प्रकृति क्या होती है? 7 से ऊपर। तो देखिए 7 से नीचे हैं 3 विकल्प हैं, 1, 3 और 6। तो इसका मतलब ये तीनों विकल्प कैसे हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तो जो विलेन है वो क्षारीय है। क्षारीय है तो 7 से ऊपर 8 ही उत्तर सही होगा आपका। अगला प्रश्न है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या किया जाता है? धावन सोडा यूज़ करते हैं। धावन सोडा तो देखिए किस में पड़ता है? कपड़े धोने वाले साबुनों में और डिटर्जेंट वगैरह में पड़ता है, तो इसको तो हम डालेंगे नहीं। जीवाणु रहित बनाने के लिए बेकिंग सोडा खाने में यूज होता है, इसको हम डालेंगे नहीं। फिटकरी और व्यंजक चूर्ण ये 2 बचे, अब 2 में कोई एक सही है, आप विचार करिए क्या हो सकता है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, तो विकल्प नंबर इसमें डी सही हो जाता है। अगला है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने से कौन सी गैस निकलती है? जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से यदि हम लोग क्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है, O2 निकलती है, Cl2 निकलती है या फिर CO2 निकलती है? तो इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर H2 गैस निकलती है। अगला है Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, मतलब जिस नाम से हम लोग उसको जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, धावन सोडा है या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है?
Na2CO3 का जो प्रचलित नाम है वो है आपका धावन सोडा। धावन सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों से कीजिए। अब आपको मिलाना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बनता है, साबुन बनता है, मूर्ति बनता है, कीटाणुनाशक बनता है या प्रति अम्ल बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपका मूर्ति बनता है, मतलब ए का दूसरा होना चाहिए। ए का दूसरा देखिए यहाँ मिल रहा है बी नंबर में, तो ये आपका यही आंसर सही हो जाता है, क्योंकि जब ये सही अगर दो जगह होता तो हम आगे ट्राई करते। प्रश्न नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा रंग लाल हो जाता है। निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज के मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। NaCl लाल होता है, H2SO4 लाल होता है, KOH लाल होता है या फिर ग्लूकोज लाल होता है। तो मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर NaCl का जो विलेन होता है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ये आपका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं। कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है COSO4 × ½ H2O, ठीक है। लेकिन ये बनता है जिप्सम से, तो जिप्सम का सूत्र ये है, अगर नया याद रहे तो ये जिप्सम का सूत्र है ऊपर वाला, और नीचे वाला ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ठीक है। तो ये थे आपके दूसरे अध्याय के महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पी जो पेपरों में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर, और ध्यान से देखिएगा आप इसको। पहला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। साधारण ताप पर मैं बता दूं, कॉपर, लोहा, जस्ता क्रिया तो सब करते हैं, लेकिन साधारण ताप पर जो जल से सबसे फास्ट क्रिया करता है वो होता है सोडियम। आपने सुना होगा सोडियम को अगर हम पानी में डाल दें तो उसमें तुरंत आग लग जाती है। तो यह सबसे सक्रिय धातु है, तो इसलिए हम इसका विकल्प नंबर डी को ही सही मानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट नहीं है। प्रबल विद्युत अपघट्ट प्रश्न नंबर 2 में अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये 4 विकल्प हैं। इनमें से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट नहीं है। तो इसका सी नंबर आपका सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका प्रबल विद्युत अपघट्ट नहीं है। अगला, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। तो AgCl प्रयुक्त होता है, और AgCl को हम लोग सिल्वर क्लोराइड भी बोलते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ FeSO4, FeSO4 को हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं। यहाँ लिखा है PbNO3 को होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट है। उसके नीचे लिखा है CaCO3, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये सूत्र भी आप लोग देखते जाइएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा तत्व धात्विक है। P, He, Li और C, इन 4 में से कौन सा है ऐसा है जो धात्विक प्रकृति रखता है। तो जो लिथियम है ये आपका धात्विक प्रकृति रखता है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, यूरेनियम क्या है। ये दुनिया जानता है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको हमने बता दिया। नियान क्या है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। नियान एक अक्रिय गैस है, ऐसी गैसें जो बल्ब में भरी जाती हैं अक्रिय गैसें होती हैं। अगला है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है। ऐसा कौन सा धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा सकता है। तो जिंक होता है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है। जिंक के स्थान पर टिन का लेपन किया जाता है, क्यों किया जाता है, आप अंदाज़ा लगाइए और बताइए। जो टिन होता है आपका, यह कम क्रियाशील होता है। टिन आपका कम क्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है। अब इसमें आपको अधातु बतानी है। ये सोडियम है, एल्युमिनियम है, नहीं ये सॉरी ए नंबर पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, सोडियम है। तो इसका मतलब कि बी नंबर ही आपकी क्या है, अधातु है आपकी। तो विकल्प नंबर बी सही होगा आपका। अगला है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनाना क्या कहलाता है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनाना एनोडिंग कहलाता है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनाना क्या कहलाता है,
एनोडीन कहलाता है। अगला है एंटीमनी। एंटीमनी किसे कहते हैं? तो एंटीमनी एक तरीके से आपके उपधातु है, ठीक है, तो इसे हम विकल्प नंबर सी सही मानते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? इनमें कौन सी धातु है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा निकालती है, पोटेशियम निकालती है, सोना या एल्युमिनियम? ये आपका 2023 में पूछा गया प्रश्न है, आपका 12वां नंबर है आपका। बताइए इसमें कौन सी धातु? इसमें आपकी पोटेशियम है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कहता है सामान्य तापक्रम तथा सामान्य दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु आपकी ब्रोमीन है, जो है तो अधातु लेकिन द्रव के रूप में पाई जाती है। अगला है आर्सेनिक तत्व क्या होता है? प्रश्न नंबर 14, आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक आपका एक प्रकार से उपधातु है, उपधातु है, तो विकल्प नंबर इसमें सी सही हो जाता है। अगला है शुद्ध वायु। शुद्ध वायु को आप लोग क्या कह सकते हैं? समांगी मिश्रण कह सकते हैं, धातुओं का मिश्रण कह सकते हैं, यौगिकों का मिश्रण कह सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से वायु में एक निश्चित मात्रा पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। तो विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से आपके 3 अध्याय समाप्त हो जाते हैं। केमिस्ट्री के 3 अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको बता दिए, और एक लास्ट अध्याय आपका बचता है चौथा, जिसको हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक कहते हैं। इसके अंतर्गत के जो प्रश्न हैं वो भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब चौथे अध्याय में देखिए, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता आपकी 4 होती है। ये सदियों से चला आ रहा है, सबको पता भी है चीज़ें। प्रोपेनल, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है? प्रोपेनल, प्रश्न नंबर 2, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है? तो CHO जो होता है ये आपका मतलब एल्डिहाइड श्रेणी के क्रियात्मक समूह है। और अगर ना मालूम, और इसके बाद में COO ये आपका कीटोन समूह हो गया, ये आपका एल्कोहल समूह होगा, ये आपका सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का है ये। तो ये आपका विकल्प नंबर ए इसमें सही होगा। अगला है आपका एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम को हम लोग एथेनॉल कहते हैं। तो ये विकल्प नंबर सी सही हो जाता है आपका। अगला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखो एकल बंध पाया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर ए तो सही है आपका। चतुष्फल की संरचना पाई जाती है, तो ये भी सही है। सी के बीच में 109/28 का कोण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन C नहीं होता, ये आपका गलत है, तो विकल्प नंबर 4 सही है इसमें। अगला एथिनोइक। अब ओइक जुड़ गया है तो COOH मानना पड़ेगा, तो इसलिए पहला विकल्प तो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ओइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COOH। तो COOH 3 जगह हैं। अब एथिनोइक कह रहा है, तो एथेन में कितने कार्बन होने चाहिए? 2। तो देखिए 2 कहाँ पर है? यहाँ पर 1 है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर 2 और 1 3 है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका मेथ और एथ, इसका मतलब यही विकल्प आपका सही होना चाहिए, यही सही भी है। अगला निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड समूह किसे कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO जुड़ा हो या फिर अल जुड़ा हो। तो एक देखो यहाँ C नंबर में एथेनॉल ऑल जुड़ा है, तो ये गलत हो गया आपका। यहाँ पे ऑल जुड़ा है मेथेनॉल, ये गलत हो गया। एथेन, इसमें N जुड़ा है, तो ये गलत हो गया। इसमें L जुड़ा हुआ है मेथेनल, तो यही आपका एल्डिहाइड समूह है। अगला है कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है? तो एथेन मेथेन ये दोनों संतृप्त है, जिसमें N आ जाए वो संतृप्त है, ठीक है। और जो समूह जुड़े होंगे ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही जुड़ते हैं, इसलिए विकल्प नंबर A, B और D ये आपके सही है। लेकिन असंतृप्त कौन होगा? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएँ। तो एथिलीन आपकी ऐसी है जिसमें एल्कीन समूह होता है, इसलिए यही आपका विकल्प सही है, विकल्प नंबर C सही है आपका। अगला है निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह है? कीटोनिक का मतलब कीटोन समूह किसमें है?
कीटोन समूह आपका इसमें पाया जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और आपका डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो विकल्प नंबर इसमें डी सही है आपका। अगला प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है आपका C3H8। ये आपका शायद धुंधला दिख रहा होगा लेकिन ये है आपका C3H8। अगला है एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है आपका एथेनल। ये आपका एसिटाल्डिहाइड ये आपका साधारण नाम दे दिया गया है, इसका IUPAC नाम होगा आपका एथेनल। अगला है प्रोपेनॉल। तो प्रोपेन में कितने सी होंगे? मेथ एथ प्रोप 3 सी होने चाहिए और नॉल का मतलब ऑल समूह मतलब OH समूह। तो 3 सी और OH कहाँ पर हैं? देखिए 3 सी यहाँ पर है और OH भी यहीं पर है, इसलिए पहला विकल्प ही आपका सही हो जाता है। इसमें नहीं, ये नहीं, इसमें 3 सी है और OH है, लेकिन इसकी संरचना आपकी सही नहीं आएगी। C3 3 दूनी 6 आपका ये वाला सही होगा, डी नंबर, ये गलत है। अगला है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, 12 नंबर। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? तो आप इसका जब फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, तो इसमें विकल्प नंबर ए सही निकलेगा आपका, 10 सहसंयोजक आबंध मिलेंगे। अगला है 13 नंबर, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक समूह वाला कौन सा है? कीटोनिक समूह वाला कौन सा जिसमें CO लगा हुआ वही कीटोन वाला है? तो देखो मुझे तो एक ही लग रहा है, बी नंबर, जिसमें CO लगा हुआ है, इसलिए यही आपका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त कौन सा होता है? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो संरचना तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो आप सीधे सीधे सूत्रों को याद करिए। CnH2n+2 मतलब जिसमें CnH2n+2 का फार्मूला लग जाए तो वह आपका हो जाएगा एल्केन समूह या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसमें CnH2n+2 ना लगे वह आपका असंतृप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इस फार्मूले को लगाएंगे 14 नंबर में, तो आपका विकल्प नंबर जो बी है यह आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को सिद्ध करेगा। अगला है 13 नंबर, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक समूह वाला, कीटोनिक में हमने बता ही दिया आपको कौन सा है, 14 नंबर भी आपका हो गया। अगला है 16 नंबर, निम्नलिखित में एल्कीन कौन सा है? एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किस में है आपका? बी नंबर में है, तो आपका बी नंबर ही सही हो जाएगा। एल्केन होता है तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन होता है तो डबल बॉन्ड, एल्काइन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। प्रश्न नंबर 17 देखिए, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन के अणु में कैसा आबंध पाया जाता है? एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन, नॉन का मतलब ऑन, ऑन का मतलब कीटोन, और कीटोन का मतलब विकल्प नंबर सी। तो 18 का सी नंबर बिल्कुल सही है आपका है। अगला है एसिटिक अम्ल का, यहाँ हो गया है आपका प्रोपेनॉन, ये भी हो गया है आपका। अगला है कॉलम ए में दिए गए यौगिकों को संतुलन करना है आपको। एल्डिहाइड कहाँ पर है? CHO यहीं पर दिया गया है एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपका AB से मिल रहा है, तो AB से मिल रहा है तो आपका एक ये सही हो जाता है, एक ये दो, तो इसका मतलब हमें और देखना पड़ेगा। एल्काइन क्या है? एल्काइन आयन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा हो, कहीं दिख रहा है आपको इसमें एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सूत्र CnH2n, मतलब यदि हम 3 C मान के चलें तो 3 दूनी 6 CnH2n-2, तो 3 दूनी 6, 6 में 2 गए 4, मतलब 4H होने चाहिए और 3 C होने चाहिए। तो 1 2 3 4, 4H हो गए और 3 C हो गए, तो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो मतलब बी का डी, तो बी का सी है, यहाँ पर बी का डी है, इसका मतलब विकल्प नंबर हमारा डी क्लियर हो जाता है, यही सही है।
इसी प्रकार अगला देखिए 20 नंबर में दिए गए इसमें सम्मेलन करना, ये भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। हेलो एल्केन, हेलो समूह में आपका Cl होते हैं, तो विकल्प नंबर ए का बी से मैच कर रहा है, तो ए में बी, तो पहला और दूसरा सही हो जाता है। अब आगे देखते हैं एल्कोहल का मतलब OH समूह, तो बी में ए, तो बी में ए ये वाला आपका पहला वाला सही हो जाता है, बी में ए पहले में है, ठीक है, तो पहला वाला आपका उत्तर सही हो जाता है। इसी तरह अगला है आपका एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से प्रोपेन है एथ मेथ प्रोप, जिसमें 3 C होगा वो कहीं ना कहीं प्रोपेन का रूप बन जाएगा। तो 3 C तो लगभग कई के पास मिल सकता है, सॉरी कई के पास नहीं है, यहाँ पर इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, लेकिन इसके पास 3 है, तो आपका उत्तर नंबर यही आपका सही हो जाता है 22वां नंबर। अगला है एसिटिक एसिड से क्या बना सकते हैं। एसिटिक अम्ल से क्या बनाएंगे, इससे हम लोग सिरका बना सकते हैं। एथेनॉल किस काम में आता है, एथेनॉल वैसे स्प्रिट वगैरह के काम में आता है। तो ए का सी और बी का बी किस में है, ए का सी और बी का बी आपका डी नंबर में है, अगर आता है विकल्प नंबर यही आपका सही हो जाएगा। अगला है एल्कीन का सूत्र बताओ। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो CnH2n, तो 3 दूनी 6 यही मिल रहा है आपका, 24 का ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या है, तो यहाँ पर मेथ और एथेनॉल हो जाएगा, तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। अगला है एल्डिहाइड में प्रक्रियात्मक समूह क्या है। एल्डिहाइड में सिंगल बॉन्ड CHO होता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। नहीं ये नहीं आपका, ये तो कीटोन का हो जाएगा, ये है आपका CHO, विकल्प नंबर बी आपका सही है। बस यहाँ तक केमिस्ट्री थी आपकी। केमिस्ट्री के 4 अध्याय के विकल्प जो महत्वपूर्ण थे वो सारे निपट गए, और उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। इसके बाद में अगली सीरीज में आप लोग देखेंगे फिजिक्स, और फिर इसके बाद देखेंगे बायो को। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगी हों, तो आप फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।